नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। हम सभी को नए कपड़े पहनना, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना और अपना वार्डरोब अपडेट करना पसंद है। जो कपड़े हम अक्सर पुराना समझकर फेंक देते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा कचरे में जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। क्या आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हर साल हजारों टन वेस्ट निकलता है, जिसे रिसाइकिल करने की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है। भारत में पानीपत में वेस्ट कपड़े कैसे नई जिंदगी पाते हैं, आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फैशन का एक नया रूप। मुझे भी कपड़ों का शौक है। नए स्टाइल, नए ट्रेंड और वार्डरोब अपडेट करना किसे पसंद नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है कि कपड़े जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, आखिर में उनका होता क्या है? मैं हूं पानीपत में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब। और इस वक्त मैं हूं आदि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस में, जहां कबाड़ कपड़े को दोबारा जिंदा किया जाता है। ये कहानी शुरू होती है उन कपड़ों से जो आप और हम रिजेक्ट कर देते हैं। फैक्ट्रियों, एक्सपोर्ट हाउसेस और हाउस होल्ड से ये वेस्ट गारमेंट्स यहाँ कलेक्ट होते हैं। लेकिन ये कचरा नहीं है, ये एक रिसोर्स है। यहाँ पहला स्टेप होता है सॉर्टिंग। कपड़ों को कलर और फैब्रिक के हिसाब से अलग किया जाता है। अब ये कपड़े जाते हैं मशीनों के अंदर और धीरे धीरे टूटकर बन जाते हैं रुई यानी रॉ फाइबर। यह रुई स्पिनिंग प्रोसेस से गुजरती है और बदल जाती है यार्न में। तो सर, एनवायरमेंटल एक सस्टेनेबिलिटी वाले पॉइंट को समझाइए कि कैसे ये जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबली प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से अगर हम एक रिसाइकल्ड जीन्स की या सर्कुलर जीन्स की बात करेंगे, उसमें अगर 30% रिसाइकल्ड कंटेंट है तो उसने 30% तो वर्जिन प्रोडक्ट जो रुई लगनी थी उसको बचाया है, और उसने 30% जो टेक्सटाइल वेस्ट एनवायरनमेंट में जानी थी, उसने 30% उस एनवायरनमेंट वेस्ट को भी एनवायरनमेंट में जाने से बचा दिया। तो इसका जो अगर GHG एमिशन की फॉर्म में अगर हम टोटल इम्पैक्ट निकालें तो एक सर्कुलर डेनिम और एक नॉन रिसाइकल्ड डेनिम में 40 से 45% का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो है वो फ़र्क है। यार्न से फैब्रिक बनने के बाद शुरू होता है कटिंग का प्रोसेस। यहाँ डिजाइन के हिसाब से फैब्रिक को शेप किया जाता है। कटिंग के बाद प्रोसेस आता है करेक्शन फेज का, यानी चेक पॉइंट का। हर पीस को इस पॉइंट पर चेक किया जाता है ताकि जो माइनर डिफेक्ट्स हैं वो ठीक हो सके, ताकि जो फाइनल आउटपुट है वो परफेक्ट हो। और फाइनली स्टिचिंग, जहां स्किल्ड कारीगर्स इन पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना देते हैं। ये सिर्फ सिलाई नहीं है, ये है क्राफ्ट्समैनशिप, जहां वेस्ट को वैल्यू में तब्दील किया जा रहा है। ये है फाइनल प्रोडक्ट, डेनिम जैकेट। हालांकि यहाँ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स। फिलहाल के लिए मैंने अभी डेनिम जैकेट पहन रखा है। ये प्रोडक्ट दर्शाता है कि ये केवल यूज करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी है, जिसका मतलब है रिसाइकल, रीयूज, रीथिंक। सर, सवाल पूछूंगा क्वालिटी का कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर मैं कंपेयर करूँ एक अनरिसाइकल्ड प्रोडक्ट से कंपैरिजन टू दिस रिसाइकल्ड वन, क्वालिटी में कितना अंतर है? कि थोड़ी डिप्लीटिंग वैल्यू है या वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है? देखिए, क्वालिटी के ना 2 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। एक है क्वालिटी वाला पैरामीटर कि उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है। तो जितने भी हमारे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट हैं, रिसाइकल्ड डेनिम्स जो हैं, ठीक है, वो क्वालिटी में उसी लेवल के हैं जिस लेवल पे कोई भी एक वर्जिन जीन्स बनती है। दूसरी चीज़ आई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। तो जो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है
वो कार्बन की टर्म में अगर हम कंप्रिहेंसिव देखें तो 30 से 40% कम है एक वर्जिन प्रोडक्ट के मुकाबले। जेंजी के लिए आज कस्टमाइज्ड कपड़े, कस्टमाइज्ड जीन्स का एक नया दौर आ गया है। मैंने भी अपनी जीन्स यहाँ इस कस्टमाइज्ड पूरी बेल्ट के अंदर डाल दी है, जहाँ मेरा नाम यहाँ पॉकेट के यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ जो डिज़ाइनर हैं वो इसे यहाँ पे मेरे नाम का एक अक्षर डालेंगे, जिसके बाद उस जीन्स के अंदर मेरा नाम छिद दिया जाएगा, जिसे एक कस्टमाइज्ड ट्रेंड भी कहा जाता है। अब मैं दबाऊंगा स्टार्ट बटन। ये है मेरी कस्टमाइज की हुई जीन्स, आज के दौर के हिसाब से कूल, ट्रेंडी और स्टाइलिश। और ये है मेरा इस पे नाम छिदा हुआ HB यानी हर्षित भाटिया, आपका संवाददाता। तो जब भी आप अपना वार्डरोब क्लीन करें तो एक बात का हमेशा जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ये कपड़ा अपनी सेकेंड लाइफ डिजर्व करता है, क्योंकि फैशन सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समंदर के किनारे रेत से खेलना तो हम सब ने कभी ना कभी किया है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही रेत एक शानदार कला भी बन सकती है? जब ये रेत एक कलाकार के हाथों में आती है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, एक कहानी बन जाती है। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कलाकारों से जिन्होंने रेत को अपनी पहचान और अपनी आवाज़ बना दिया है। पुरी के समुद्र तट से लेकर स्टूडियो तक ये है सैंड आर्ट की अनोखी दुनिया। लहरों की आवाज और सुनहरी रेत का ये किनारा, पुरी का गोल्डन बीच, जहां हर दिन समंदर एक नई कहानी लिखता है, लेकिन इसी रेत पर एक कलाकार अपनी कल्पना से नई दुनिया बना देता है। ये हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने रेत को एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म बना दिया है। उनकी हर रचना सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत संदेश भी देती है, कभी पर्यावरण तो कभी समाज से जुड़ी बात। उनकी कला सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और समझने के लिए होती है। जैसा कि उन्होंने अपनी कला की छोटी सी झलक दिखाने के लिए एक शानदार रचना की, जिससे प्रकृति के प्रति लोगों को संदेश दिया जा सके। सैंड आर्ट एक ऐसा ये है कि हम हर दिन समंदर किनारे आते हैं, हर दिन समंदर हमें एक नया कैनवस देता है, वही हमारा लाइफ का ये होता है। सुदर्शन पटनायक आज एक ऐसा नाम है जो भारत की कला को दुनिया भर में पहचान दिला चुका है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। भारत सरकार ने उनकी इस अनोखी प्रतिभा के लिए उन्हें साल 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया और जुलाई 2024 में रूस में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई और बचपन में मजदूरी, इन सब के बावजूद उनकी कला, उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं पाया। बहुत सारे स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आए। मुझे चाय का दुकान करना पड़ा, पान का दुकान करना पड़ा। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्ट्रगल करने के बाद कुछ टूरिस्ट लोगों ने मेरा पिक्चर्स लिया, बाहर स्पेंड किया, डिफरेंट न्यूज़ में आया। उसके बाद फॉरेन से कुछ टूरिस्ट आए थे मेरे पिक्चर्स लेके, फॉरेन कंट्रीज़ में उनको वहाँ पर दिखाए। ये हैं मानस कुमार साहू, जो रेत को चलती हुई कहानी में बदल देते हैं। इसे कहते हैं सैंड एनिमेशन, जहां उंगलियों के हल्के मूवमेंट से कुछ ही सेकंड में एक नई तस्वीर, एक नई कहानी बन जाती है। रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक मानस ने इस कला को नई पहचान दी है। जब इंडियाज गॉट टैलेंट गए थे तब एक एक्सपेरिमेंटल वर्क लेके गए थे। हम लोगों को पता नहीं था ये आर्ट लोग पसंद करेंगे या नहीं, मे बी 1 या 2 राउंड में हम लोगों को निकाल देंगे। पर ये आर्ट वहीं से शुरुआत हुआ, जैसे जो ऑडियंस थे और जो जजेस थे हमें बहुत एनकरेज किए।
सबसे खास बात, मानस ने अपने इस हुनर को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी पत्नी प्रणीति को भी सिखाया। आज दोनों साथ मिलकर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दोनों अपने सैंड एनिमेशन का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हर रोज़ देख रहा था कि वो कैसे बनाते हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी कुछ बनाऊं। और मेरा इंटरेस्ट देखे वो बोले कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सिखा लेती हूँ, तो मैंने वो भी मुझे सिखाए, तो अभी मैं बना सकती हूँ। पुरी के समुद्र किनारे जहां सुदर्शन पटनायक रेत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वहीं मानस कुमार साहू उसी रेत को नई दिशा और नई पहचान दे रहे हैं। दो अलग रास्ते, लेकिन एक ही सोच, कला को सीमाओं से बाहर ले जाना और उसे दुनिया तक पहुंचाना। चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों के बीच आपको असली सुकून फील होता है, जहां मठों में गूंजती हैं प्रार्थनाएं और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये है लद्दाख का लेह। यहाँ बौद्ध संस्कृति सिर्फ मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि खुद को कनेक्ट करने आते हैं। तो आइए देखते हैं लेह की ये खास कहानी। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा लेह कई संस्कृतियों का संगम है। यहाँ विविधता भी है और धार्मिक सौहार्द की मिसाल भी। हालांकि अलग अलग परंपराओं के बावजूद ये इलाका बौद्ध धर्म का मजबूत केंद्र बना हुआ है। यहाँ महायान और वज्रयान परंपराएं प्रचलित हैं, जबकि नियंगमा, कायगु, साक्य और गेलुक इन चारों संप्रदायों की जड़ें भी इस क्षेत्र में गहराई तक फैली हुई हैं। मठों में गूंजते मंत्रोच्चार और प्रार्थनाएं इस बात का एहसास कराती हैं कि लद्दाख में बौद्ध धर्म की ये परंपरा हजारों साल से जीवित है। बौद्ध धर्म सबसे पहले तो यहाँ अशोका के ज़माने में उसका जो स्तूपा था, एक स्तूपा यहाँ है तिरी में, एक स्तूपा ज़ांस्कार में है। तो तब से गंधार आर्ट वाले आए, कश्मीर से आए, तो उन्होंने बुद्धा का स्टैचू बनाना शुरू किया पहाड़ों पे, पत्थर पे। और तब हमारे यहाँ से लोसा रिंचेन जांगपो जी आए, उन्होंने न्यारमा का जो गोंपा है वो बिल्ड किया। तब से बुद्धिज़्म का यहाँ फैलना शुरू हो गया। तिब्बती संस्कृति से प्रभावित लद्दाख में बौद्ध धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि शांति और सुकून की तलाश में भी आते हैं। We come to Ladakh to visit holy places of Buddhism tradition and to learn about your place and also to pray for the peace. लेह के बाहरी इलाकों में रहने वाले कई परिवारों के जीवन में बौद्ध आस्था पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे जाने वाले तापमान के बावजूद यहाँ लोगों की पूजा पाठ की परंपरा कभी नहीं रुकती। यहाँ तक कि 70 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाएं भी पूरे जोश के साथ अपनी संस्कृति, नृत्य और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा का भी हिस्सा है। महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल में नर्सरी से लेकर प्लेस 2 तक हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ धम्म यानी नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। Dhamma is very important because Dhamma includes all the ethical values, all the principles of Lord Buddha, and without it, a modern education is meaningless. तिब्बती बौद्ध परंपराओं की कहानियों में देवताओं, आत्माओं और दानवों का जिक्र मिलता है, जो अच्छाई और बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। इन कहानियों की झलक मंदिरों की दीवारों पर बनी चित्रकला में दिखाई देती है। और जब लद्दाख के मठों में वार्षिक उत्सव होते हैं, तो रंग बिरंगे मुखौटा नृत्यों के माध्यम से ये कथाएं जैसे जीवंत हो उठती हैं। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया को यही संदेश देता है कि आधुनिकता के इस दौर में भी शांति, करुणा और संतुलन की राह कभी पुरानी नहीं होती।
आजकल हम हर चीज सब्सक्रिप्शन पर लेना पसंद करते हैं, म्यूजिक, मूवीज और यहाँ तक कि खाना भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेती भी सब्सक्रिप्शन पर हो सकती है? जी हाँ, शहर की भागदौड़ के बीच अब लोग अपनी छोटी सी जमीन लेकर खुद सब्जियां उगा रहे हैं। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि एक ग्रीन ब्रेक है, जहां लोग नेचर से जुड़ रहे हैं और हेल्दी लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिलचस्प मॉडल के बारे में। आजकल हम हर चीज का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो म्यूजिक ऐप हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर राशन मंगवाने वाली कोई सर्विस। लेकिन क्या आपने कभी खेती की सब्सक्रिप्शन ली है? क्यों, हैरान हो गए ना? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुणे के धायरी में। यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो एक स्टार्टअप में बदल रहा है। ये है रेंट अ फार्म का स्टार्टअप। यहाँ पर शहर से लोग आते हैं, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रेंट पर लेते हैं और अपने हिसाब से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो चलिए इस पूरे मॉडल को जानते हैं और समझते हैं कि ये जरूरी क्यों है। ये कोई आम खेत नहीं है, ये शहर के बीचों बीच एक ग्रीन ब्रेक है, जहां लोग अपनी भागती जिंदगी से थोड़ा रुकते हैं और मिट्टी से जुड़ते हैं। हर परिवार को मिलता है 750 स्क्वायर फीट का अपना खेत, जहां आपको किसान बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ बीज से लेकर पानी तक हर चीज की गाइडेंस मिलती है। आप बस आते हैं, मिट्टी को छूते हैं, पौधे लगाते हैं और फिर अपनी उगाई सब्जियां घर लेकर जाते हैं। यानी यहाँ फसल के साथ खुशी भी उगती है। एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट हमारा ये था कि लोग नेचर के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, मिट्टी के साथ उनकी कनेक्शन हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग सब अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल्स का। तो हम लोग ये यहाँ पे जगह है 750 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स, तो वो हम लोग रेंट पे देते हैं सब्जियाँ उगाने के लिए। और मेंटेनेंस गाइडेंस सब हम प्रोवाइड करते हैं उनको, और वो जस्ट पीपल एंजॉय बीइंग हियर और खुद उगाते हैं सब्जियां और वो बनाते हैं, तो वो एक आनंद, खुशी मिलती है उनको। बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली सब्जियों की शिकायत हम हमेशा करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस फार्म में 750 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड प्लॉट सबको मिलता है और यहाँ के वर्कर रॉ मटेरियल से लेकर सीड तक सब कुछ इनको प्रोवाइड कराते हैं और एक एक चीज बारीकी से बताते हैं कि खेती करनी कैसे है और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी। सोमवार से शुक्रवार अपना काम करने वाले लोग वीकेंड पर यहाँ आकर किसान बन जाते हैं। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, जहाँ बच्चों को पहली बार समझ आता है कि सब्जियां ऐप से नहीं मिट्टी से आती हैं। लौकी, तुरई, बैगन अब स्क्रीन पर नहीं, असल में उगते हुए दिखते हैं। ये जगह एक नेचुरल क्लासरूम बन चुकी है। यूथ को अभी यही मैसेज है कि हमारे यही वही बोरिंग रूटीन से टेक्नो सेवी आजकल हो गए सब, वही सब कॉरपोरेट लाइफ, वही सब 9 to 5 जॉब्स, उसके पीछे भाग रहे सब। तो उससे हम लोगों को एक ब्रेक लेके, मेंटल ब्रेक मिलता है हमें नेचर से जब जुड़ते हैं हम, तो हमें एक मेंटल पीस मिलता है जो कि बहुत नेसेसरी है आजकल के यूथ्स को। गए 14 साल से हम गमलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, जिसका नाम था ओन ग्रोन। ये ओन ग्रोन टेक्निक से कर रहे थे, चूँकि 1 फीट के गमले में हम अलग अलग सब्जियां, एक गमले में 3 अलग अलग तरीके की सब्जियां हम उगाते थे और उसमें ना कभी गुड़ाई करते थे और ना कभी हम मिट्टी चेंज करते थे और ना बार बार स्प्रे करते थे। आज की तेज जिंदगी में हर चीज जहां फास्ट है, वहीं ये फार्म आपको स्लो होना सिखाता है। यहाँ ना कोई डेडलाइन है, ना कोई प्रेशर, बस आप, मिट्टी और थोड़ा सा सुकून। कभी फसल ज्यादा होती है, कभी कम, लेकिन जो मिलता है वो सिर्फ सब्जियां नहीं, एक मेंटल ब्रेक है, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।
लगाना बहुत पसंद है और मैं यहाँ मेरे सबसे अच्छे फल और सब्जियों लगाकर उनको ही घर लेकर जाता हूँ और उनका सूप उनके वेजिटेबल उनके सब्जियों बनाकर खाता हूँ। हम लोग यहाँ पे 2 साल से इस मृदगंध फार्म का हिस्सा है। हम लोग यहाँ पे मतलब जितना हमारे लाइकिंग की सब्जियाँ हैं तो हम लोग वो उगाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मॉडल का टेकअवे बहुत सिंपल है। भारत अब ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा है और केमिकल वाली सब्जियों को ना कह रहा है। तो आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। जब बात खेती की हो रही है तो आइए देखते हैं कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट से निकला खेती का एक दमदार सॉल्यूशन। उदयपुर में इनोवेशन करने वाला ये स्टार्टअप किसानों के लिए एक नई उम्मीद बना है। यही नहीं, उदयपुर शहर में आजकल इतने अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स उठ खड़े हुए हैं कि इसे अगर सिटी ऑफ ग्रोइंग स्टार्टअप्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उदयपुर अब सिर्फ सिटी ऑफ लेक्स नहीं बल्कि सिटी ऑफ स्टार्टअप्स बनता जा रहा है और इस बदलाव के पीछे हैं ऐसे युवा जो नौकरी नहीं ढूंढ रहे बल्कि समाधान बना रहे हैं। इन्हीं युवाओं में से एक नाम है पूरन सिंह राजपूत। एक किसान परिवार से आने वाले पूरन ने समस्या को करीब से देखा और उसी से निकाला एक सलूशन। उन्होंने अपने स्टार्टअप EF पॉलीमर के जरिए जैव अपशिष्ट से बनाया फसल अमृत, एक ऐसा पॉलीमर जो मिट्टी में पानी को रोक कर रखता है और सूखे में भी फसल को बचाए रखता है, यानी कचरे से खेती का सहारा। ये पॉलीमर स्टार्ट करने का विचार आया था क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी माताजी किसानी करते हैं, तो खेती में जो हम सूखे की समस्या से परेशान हो रहे थे तो उससे प्रेरित होकर हमारे को ये विचार आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाएं जो कि सूखे में भी खेती करने में मदद कर सके। उदयपुर में बदलाव सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, यहाँ किचन भी अब स्टार्टअप लैब बन चुका है। 22 साल की जोया खान, जिन्होंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया। घर से शुरू हुआ एक छोटा सा डेजर्ट स्टार्टअप आज देश ही नहीं विदेश से आने वाले टूरिस्ट को भी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ स्वाद सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन चुका है। मेरे दोस्त और हम दोनों ने मिलकर ये चीज़ केक्स का डेजर्ट्स का ब्रांड शुरू किया था और इट्स बिन लाइक 8 to 9 months हमने इस पे बहुत काम किया है। और मेहनत तो एक्चुअली बहुत लगती है क्योंकि शुरुआत में मैं बहुत डर लगता था कि हम यहाँ पे कैसे आएंगे और मतलब ऐसा होता है ना, डर लगता है कि हम किसी से कैसे अप्रोच करेंगे। कि फिर हमें ऐसे धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हम लोगों को बोलते हैं कि वांट टू हैव सम चीज़ केक और लोग सुनते हैं और लोग खरीदते भी हैं। और अब बात उस सोच की जो सिर्फ बनाती नहीं बल्कि मार्केट को समझती भी है। 21 साल के हार्दिक मेहता, जिन्होंने देखा कि हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन कम है और वहीं से शुरू हुआ द रेसिपी टेलर, जहां ब्राउनी क्रिस्प्स हो या बादाम चिप्स, हर चीज में स्वाद भी और सेहत भी। एक छोटा सा आइडिया जो अब एक ग्रोइंग ब्रांड बन चुका है। तो हम बेसिकली ग्लूटेन फ्री, रिफाइंड शुगर फ्री ऐसा स्नैकिंग इंडस्ट्री में है। तो जैसे चाय के साथ बिस्किट्स होता है वैसे ही हमारा है कि जो भी आप बेवरेज लेते हैं उन सब के साथ एक आपको हमेशा एक कंपेनियन, एक साइड डिश चाहिए होता है। तो हम उस गैप को फिल इन करते हैं। उदयपुर में जहां कभी कहानियां सिर्फ इतिहास में मिलती थीं, आज वहीं हर गली से एक नई कहानी निकल रही है। कोई मिट्टी से इनोवेशन कर रहा है तो कोई किचन से बिजनेस बना रहा है और यही है नया भारत, जहां युवा सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें डिजाइन करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।